हेलो गाइस, वेलकम बैक एल टू भैया। तो जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले हमने 5 चैप्टर को कवर कर लिया, यानी कि 5 चैप्टर को आपको हमने पढ़ा करके प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ तक दे दिया है। और ये जो आप सभी का चैप्टर होने वाला आज क्लास 10th के उर्दू का 6 चैप्टर यानी कि छठा चैप्टर होने जा रहा है। और इस चैप्टर का नाम है यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है आलमी हिद्दत, और इसे अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि इसमें ज़मीन के बारे में बताया जाएगा, इंसानी माहौलियात के बारे में बताया जाएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे सवालात आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि ये आलमी हिद्दत जो है ये क्या है, अफसाना है या फिर और भी अदर कोई चीज़ है? तो ये जो एक मज़मून है, आप समझ रहे होंगे कि मज़मून किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक मज़मून लिखा हुआ है। मज़मून को हिंदी में कहा जाता है निबंध, और अगर इसे इंग्लिश में कहें तो ऐसे कहा जाता है इसे। तो आप मज़मून लिखे होंगे, जैसे कि अगर आप छोटे होंगे तो उस टाइम में मज़मून आपको लिखाया जाता होगा, निबंध लिखाया जाता होगा, गाय के ऊपर, बहुत सारे के ऊपर लिखाया जाता है, जिसे लेख भी कहा जाता है। तो चलेंगे, आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और इससे जो सवालात बनते हैं वो किस टाइप के सवालात बनते हैं और पढ़ते हैं, उनके बाद आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं किसी तरह की वीडियोज़ हेल्पफुल आपके लिए मिलती रही तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तभी लाइक कीजिएगा, उससे पहले आप लाइक मत कीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी कि आलमी हिद्दत। इसको आप सही से और ध्यान से पढ़िएगा, इससे बहुत सारे सवालात बनते हैं। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। यानी कि कह रहा है कि हम लोग या फिर आप जिस ज़मीन पर रहते हैं वो क्या है, एक सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है या नहीं? मान लीजिए अगर हम इस ज़मीन पर हैं, आपके अंदर जान है, जानवर है, बहुत सारी चीज़ हैं जिसके अंदर जान वगैरह है, तो उनके लिए बहुत ही मुनासिब। अगर ये ज़मीन नहीं रहती तो हम पैर किस पर रख सकते थे? किसी पर नहीं रखते। आगे चलिए कह रहा दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है, या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। यानी कि कह रहा है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो ज़मीन है, ये जो आलमी हिद्दत है, या तो ये तो क्या कहा गया, या तो ये बहुत गर्म है यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, या तो कम है। आगे चलिए, हमारी ज़मीन का जो दर्जा हरारत है, समझिए दर्जा हरारत किसको कहते हैं? दर्जा हरारत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेम्परेचर, उसी को दर्जा हरारत कहता है। बहुत मौजू है और मुतदिल है, इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर, इंसान पाए जाते हैं। आगे चलिए करा, लेकिन पिछले 40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि धीरे धीरे जो है ना, ज़्यादा हाई लेवल में जो है वो ज़मीन की दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। आगे कह रहा है ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हुआ है। देखिए, इजाफा का मतलब क्या होता है? देखिए, मेरे अंदर आपको यह खासियत मिलेगी, अगर कोई वर्ड समझने की और आप ना समझ रहे हो तो उसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इजाफा का मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी कि ज़्यादा होना। आगे देखिए, कह रहा है कि इसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग आपको पूछा जाएगा कि किसे कहा जाता है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि पिछले 40 वर्षों में, यानी कि पिछले जो 40 वर्षों में ज़मीन की जो टेम्परेचर है यानी कि दर्जा हरारत जितना बढ़ा है, उसे ही ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। आगे चलिए, कह रहा है कि यानी कि पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश, और यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपको पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली आंसर आपको रहेगा संगीन मसला है। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन में रहेंगे, तो आपको चूज़ करना ऑप्शन नंबर बी, सी में रहेगा आपको संगीन मसला है। तो यही आपको आंसर सटीक देना है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो संगीन मसला है। आगे चलिए, दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर बहुत फिक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा, जिसे कहा जाता है UNO में, इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हुए। तबादला का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि बदलाव। यानी कि मान लीजिए आज मेरा घर यहाँ था, फिर आगे चलकर मेरा घर दूसरे गांव में बन गया, तो मेरा तबादला हो गया। या फिर इस तरह आप समझिए कि आज हमारी नौकरी थी पुलिस की, आगे चलकर मुझे DSP की नौकरी मिल गई, SP की नौकरी मिल गई, इसे ही तबादला कहते हैं। आगे चलिए, और इससे मुदाफ़ियत के लिए कई अहम इक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं।
آگے چلیے تم سوچ رہے ہوگے کہ آخر ہماری دنیا کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے، یعنی کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا کہ یہ جو ٹمپریچر عالمی حدت ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے، یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ اس کا وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے۔ تو اس کی سب سے اہم وجہ خود ہم انسانوں کی کچھ سرگرمیاں ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، کہہ رہا ہے کہ اس کا جو وجہ ہے نا بڑھنے کا، ٹمپریچر جو بڑھ رہا ہے، ہم خود انسانوں کی کچھ سرگرمیاں ہیں، کہہ رہا ہے جن کو سائنسداں کی زبان میں گرین ہاؤس گیس کے اثرات یعنی کہ ایفیکٹ آف گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ کل کارخانوں، دیکھیے آپ سے سوالات جو پوچھیں گے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ کیوں بڑھ رہا ہے، تو دیکھیے کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں کے اضافے، یعنی کہ موٹر گاڑی پہلے 10 ٹو تھی لیکن اب ملا کر 100 ہو گئی ہے، اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے، یعنی کہ پیڑ پودے جو ہرے پیڑ ہیں وہ کٹ رہے ہیں، اس کے وجہ سے وہ گیس زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ آگے چلیے، مثال کے طور پر آنجرا، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس یعنی کہ CO2، میتھین CH4، نائٹر آکسائڈ، اس کے بعد ہے اوزون وغیرہ۔ ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے کے مقابلہ میں 31% اور میتھین 149% زیادہ ہونے لگی ہے۔ آگے چلیے، کہہ رہا ہے کہ میتھین گیس دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے۔ آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے کہ میتھین گیس کیا چیز سے نکلتی ہے، تو دھان کے کھیتوں سے نکلتی ہے، اور گائے بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے اس سے کون سی گیس نکلتی ہے، تو میتھین گیس نکلتی ہے۔ آگے چلیے، کہہ رہا ہے ہماری زمین پر آفتاب کی جو شعاعیں آتی ہیں، شعاعیں کا مطلب ہوتا ہے روشنی جو آتی ہے زمین پر، یعنی سورج، آفتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے، سورج کی جو روشنی آتی ہے ہماری زمین پر، ان کی جو گرمی آتی ہے وہ انہیں زیادہ جذب کر لیتی ہے۔ جذب کا مطلب ہوتا ہے سوکھنا، یعنی کہ اگر آپ اس پر پانی گرائے تو کتنی جلدی جذب کر لیتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے زمین کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ چلیے آگے کہہ رہا ہے کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً 75 ڈگری 0.75 ڈگری سیلسیس بڑھ گیا ہے۔ آپ کو پھر سوالات اس طرح پوچھے جائیں گے کہ پچھلے 100 برسوں میں ٹیمپریچر جو ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ کتنا بڑھا ہے، تو آپ دیکھیں گے 0.75 ڈگری سیلسیس جہاں ہوگا تو انہیں آپ رنگنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر یہی حالت رہی تو اس بات کا امکان ہے، یعنی کہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ 21ویں صدی میں 1 ڈگری سیلسیس سے 6 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی کہ ابھی 0.75 ڈگری سیلسیس ہے، اگر اب کی بار 21ویں صدی تک یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ 1 ڈگری سے لے کر کے 6 ڈگری کا اضافہ یعنی کہ بڑھ سکتا ہے، یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ آگے چلیے، کہہ رہا ہے کہ زمین کے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سمندری برف کے بڑے بڑے تودے تیزی سے پگھلتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ سمندر میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین ماحولیات کا خیال ہے کہ اس کی وجہ کئی جزیروں کے ہمیشہ کے لیے سمندر میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہے۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا کچھ حصہ، یعنی کہ ہندوستان کا پڑوسی ملک کون، بنگلہ دیش ہے، ہمارے دیش بھارت کے کچھ دکنی ساحلی علاقے، مالدیپ وغیرہ بھی ڈوب سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جو درجہ حرارت بڑھ رہی ہے، ٹمپریچر گرمی جو بڑھ رہی ہے، اس کے وجہ سے برف پگھل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے بنگلہ دیش کے جو کچھ اس کے اندر جو علاقے ہیں وہ ڈوب سکتی ہے۔ تمازت عرضی میں تدریجی اضافہ، یعنی کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آب و ہوا میں بڑی تبدیلی یعنی کہ بدلاؤ آتی جا رہی ہے، موسموں کی معینہ مدت میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ کئی ٹھنڈے ملکوں میں اب کافی گرمی پڑنے لگی ہے، کس کی وجہ سے، تو یہی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت سے جانور اور پودے دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس بیکڑے یا جراثیم اور وائرس زیادہ پنپنے لگے، یعنی یہی گلوبل وارمنگ ہے کہ جیسے اپنے لوگوں کا بھی کیا کہتے ہیں کورونا کی وجہ سے کتنا چیز کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہی سب وجہ۔ مسئلہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ جن سے کئی خطرناک قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں، طوفان، سیلاب اور قحط کے اثر کثرت ہے۔ اب دیکھیں گے آپ کو ایک ورڈز یہاں پر آ رہا ہے، قحط کی کثرت ہے، یعنی کہ پانی کی بہت بڑی کمی ہے۔ آگے کہہ رہا ہے گلوبل وارمنگ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن ہر ملک کو اپنے اپنے طور پر اس مہلک وبا سے بچنے کی ترکیب اور اقدام کرنے ہوں گے۔ آگے چلیے، کہہ رہا ہے کہ ہمیں اب اس خطرناک مسئلہ کا مقابلہ کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کے ہر شہری کا فرض ہے کہ جس قدر ممکن ہو اس سے بچنے کے لیے ترکیب کرے، اور حکومت کے ذریعہ اس کے لیے جو ہدایت دی جائے ان پر عمل کیا جائے، حکومت کے منصوبوں میں پھر بھرپور تعاون کیا جائے۔
अब चलेंगे यहाँ पर लिखा हुआ कि इन हालात में हम लोग क्या करें, यानी कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है तो इनको रोकने का क्या उपाय है, इनमें हम क्या करेंगे कि सही रहेगा। कह रहा है कि हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड और कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैस की मिकदार कम करनी होगी। जंगलों को कटने से रोकना होगा। पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए। तहरीक का मतलब होता है मतलब इस तरह का कोई टॉपिक खोजकर के लोग उसको लगाए। आगे चलिए, गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़क पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। चलिए आगे भी है, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत यानी कि नेचर के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। 2007 में क्योटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कब कॉन्फ्रेंस हुई थी? 2007, 2008, 2009, 2010, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको 2007 चूज़ करना है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कब कॉन्फ्रेंस हुई थी? 2007 ईस्वी में। यहाँ से जो सवाल बनेंगे, इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज़ तैयार की गई जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हल्फ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज़ की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। इस तमाज़त को कम करने यानी कि गर्मी को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिश जारी है। अमेरिका के साबिक नायब सदर इसका नाम है, क्या नाम है, एल गोरे, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इश्तिहारात तकसीम यानी कि बांटे और किताब भी तसनीफ़ की जिसमें लोगों को एक ख़तरात, असरात और दफ़ा के तराकीब से रोशनास किए। आगे चलिए, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस यानी कि चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया था। देखिए इसमें बच्चे जो फंसते हैं सवालात में वो कैसे फंसते हैं। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कब कॉन्फ्रेंस किया गया था? 2007 ईस्वी में। और यहीं पर देखिए फिर आपको क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा कि बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ था? तो 2008 ईस्वी में किस शहर में हुआ था? तो नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। कह रहा है कि जिनमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद और आलिम गैर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। इस 5 रोज़ा कांग्रेस यानी कि 5 रोज़ का कांग्रेस हुआ था। कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के 2 ही मौज़ूआत थे, उसके बाद पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर 566 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। आगे कह रहा है कि पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। बच्चों देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। आगे देखिए और कह रहा है इसी पर कि नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा और तालिबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली है। इनके ज़रिए इनकलाबी सूरत में इस ख़तरा से बचने के लिए तराकीब करने होंगे। आगे कह रहा है कि मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमानी खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इन संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज तलबात व तालिबात पर दी है। आगे कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। देखेंगे इस बड़े साइंसदान जो रहनुमा APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि जो भी बच्चे का एज 10 से 17 साल के बीच में है, अगर वो 5 लाख बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ टोटल 5 लाख ही बच्चे 5-5 ही पेड़ लगा देंगे तो ये मसाला हल हो सकते हैं। अब चलिए कुछ लफ्ज़ व मानी है। यहाँ देखिए तमाज़त का मतलब क्या होता है? गर्मी, हिद्दत और पतिश। अर्ज़ी का मतलब होता है ज़मीनी। आगे चलेंगे तदरीजी का मतलब होता है रफ्ता रफ्ता, मंजिल ब मंजिल। इजाफ़ा का मतलब ज़्यादा बढ़ना। हरारत का मतलब होता है गर्मी। मौजू का मतलब मुनासिब। मुअतदिल का मतलब होता है बराबर, मुतवाज़न, ठीक। संगीन का मतलब होता है पेचीदा, तशवीशनाक। मुदाफ़ियात का मतलब बचाव, रोकना। सरगर्मियाँ का देखेंगे मानी है हरकत, काम, अमल। बेतहाशा का मतलब लगातार, बेशुमार।
आंजना का मतलब होता है गर्म पानी का भाप, शुआएं का मतलब होता है किरणें, इम्कान का मतलब होता है मुमकिन, और उसके बाद माहिरीन का मतलब होता है माहिरीन माहौलियात का मतलब क्या होता है इल्म माहौलियात के आलिम हजरात, बरअक्स का मतलब बरखिलाफ यानी उल्टा, कहत का मतलब खुश्क साली जैसा कि मैं आपको बताया यानी सूखा हुआ, मुहलिक का मतलब हलाक करने वाला खतरनाक, ताउन का मतलब होता है मदद। चलिए उसके बाद है मुश्तरका का मतलब होता है आपसी मेल जोल मिला जुला, दस्तावेज़ का मतलब होता है वसीक़ा यानी अहदनामा। अब चलेंगे देखिए आपका जो ये आलमी हिद्दत चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, यानी कि ये छठा चैप्टर था। आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये आलमी हिद्दत तो हमने पढ़ा, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आया, इनके लिखने वाले राइटर कौन है, इनको किसने लिखा है। इनको कोई नहीं लिखा, ये एक मजमून है, इनके कोई भी राइटर नहीं है। इनसे आपको 5 से 6 सवालात बने जिसको हमने आपको इसी वीडियो में कवर करवा दिया, उनको आप ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर मजमून है तो आपको मजमून लिखने के लिए अलग से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो जी हाँ साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली चैप्टर के साथ, तब तक आप हमें विदा दीजिए।